सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र और शिक्षा का ग्रंथ में। तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी के बारे में और बैक्टीरियल टॉक्सिन के बारे में। तो चलिए कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जानते हैं बैक्टीरियल टेक्सोनॉमी के बारे में। अब देखिए, नॉर्मली आपको भी पता है कि अगर मैं कहूँगी टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी में आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर होता है। तो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर जो है वो किस में आएगा? ये आपका आ जाएगा नॉमेनक्लेचर, या आपका आ जाएगा टेक्सोनॉमी का हिस्सा। ओके। तो जो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का ग्रुप्स में। सो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स को किसमें ग्रुप किया जाएगा? ग्रुप किसमें इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ग्रुप्स में जो है ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। और इनको यूजुअली क्या कहा जाता है? स्पीसीज, जैसे जीनस है ना। तो हर एक स्पीसीज को कोई ना कोई जीनस मिला होता है। जीनस जो है वो स्पीसीज से नेक्स्ट मतलब हायर रैंक होता है। यूकेरियोट्स के लिए डेफिनेशन अलग होगा और बैक्टीरिया के लिए जो डेफिनेशन होगा वो अलग होगा। ओके। तो ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, जैसे कि सच एज, लिख देती हूं मैं, सच एज आपका हो गया क्या? स्पीसीज एंड जीनस एटसेट्रा। तो स्पीसीज जीनस में जो है वो रखा जाता है। अगर मैं कहूं कि बैक्टीरियल स्पीसीज जो है वो किसको कहा जाएगा? बैक्टीरियल स्पीसीज का जो डेफिनेशन है वो यूकेरियोटिक स्पीसीज से अलग होता है। ओके। हम अलग मानते हैं। तो क्राइटेरिया जो होगा, जो अप्रोच यूज की जाएगी बैक्टीरियल स्पीसीज को डिफाइन करने के लिए, वो अलग रहेगी। एक बैक्टीरियल स्पीसीज के पास क्या होता है? बैक्टीरियल स्पीसीज के पास होता है एक देखिए, ये इनके पास बैक्टीरियल स्पीसीज जो भी है एक कॉमन बैक्टीरियल स्पीसीज होगी। तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके, जिसमें आपको सेम तरह के मॉर्फोलॉजिकल यानी कि फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप क्या करते हैं, जो शेयर करता है, दैट शेयर मेनी फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज, दैट शेयर मेनी फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज। समझ गया आप? तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो जो बहुत सारी फिनोटिपिक प्रॉपर्टीज को शेयर करता है। ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। और इनका क्या होता है? दूसरा, ये एक पॉइंट आ गया। ओके। दूसरा पॉइंट मैं लिखूं तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि इनका कॉमन इवोल्यूशनरी स्ट्रेन्स होते हैं। दे हैव कॉमन इवोल्यूशनरी स्ट्रेन्स। ओके। कॉमन इवोल्यूशनरी स्ट्रेन्स होंगे, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, हम बैक्टीरियल स्पीसीज की बात कर रहे हैं। यूकेरियोट्स में स्पीसीज का डेफिनेशन जो है वो अलग रहता है। ओके। तो इस ये जो कॉमन इवोल्यूशनरी स्ट्रेन रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग दो स्ट्रेन जो होंगे सेम स्पीसीज में, दे मस्ट हैव सिमिलर मोल परसेंट ऑफ ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट। ओके। तो कॉमन इवोल्यूशनरी स्ट्रेन का क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू दिस क्या समझ लेंगे आप? दे मस्ट हैव व्हाट? उनके पास क्या होना चाहिए? द मस्ट हैव अ सिमिलर, they must have a similar mole of guanine प्लस साइटोसिन कंटेंट। जितना गुआनिन साइटोसिन का कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा, उतना ही आप क्या बोलेंगे कि ये सेम सेम तरह का है। ठीक है। इससे गुआनिन साइटोसाइनिन का कंटेंट होगा। एंड उनमें क्या होना चाहिए? उनके पास एक तो ये हो गया कि उनका उनके पास सिमिलर कंटेंट रहेगा गुआनिन साइटोसिन का। और जो कंटेंट रहेगा ना, ये कम से कम 70% और होना चाहिए। लाइक इनमें जो डीएनए डीएनए रीएसोसिएशन होनी चाहिए वो 70% से ज्यादा होनी चाहिए। सो दे मस्ट एग्जिबिट, you can say they must exhibit how much? 70%, at least 70%, or even greater than this 70% DNA रीएसोसिएशन। ओके। इतना इनके पास होना चाहिए। समझ गए आप?
बैक्टीरियल स्पीसीज की बात कर रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए कि बैक्टीरियल स्पीसीज के बारे में बताया जा रहा है। तो ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट जो होता है बैक्टीरियल डीएनए का, ये जो रहता है, ये रेंज करता है 25 से 75% के बीच में। और ये परसेंटेज जो है स्पेसिफिक होती है किसी स्पीसीज के लिए। दो स्ट्रेन जिनमें सिमिलर ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट रहेगा, वो एक क्लास को बिलोंग भी कर सकते हैं, मतलब एक स्पीसीज को बिलोंग भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि ना भी करें इन सम केसेस। बट अगर ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, तो वो स्ट्रेन कभी भी एक स्पीसीज के मेंबर नहीं हो सकते हैं। ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, बट ये हमको लीनियर अरेंजमेंट ऑफ बेसिस के बारे में नहीं बताता है डीएनए में। लीनियर अरेंजमेंट जो है बेसिस का, उसको कंपेयर किया जाता है बाय डीएनए डीएनए मेथड, बाय द मेथड ऑफ डीएनए डीएनए रीएसोसिएशन। अगर दो स्ट्रेन बहुत ही सिमिलर है एक दूसरे के, तो उनका जो डीएनए का री अनिलिंग होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, समझ गए। अगर दो स्ट्रेन्स बहुत ही सिमिलर है तो उनका डीएनए री अनिलिंग जो है वो बहुत ही फास्ट होगा। तो डीएनए रिलेटेडनेस जो होती है वो डीएनए डीएनए रीएसोसिएशन मेथड से होती है, और वो अलाउ करता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है किस तरह से क्या करेगा। देखिए, जो आपका डीएनए डीएनए रिलेटेडनेस होता है by the method of DNA DNA reassociation is determined by allowing single stranded DNA from one strain to reassociate with single stranded DNA from a second strain to form a double stranded डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि अगर आपको जानना है कि दो डीएनए कितना रिलेटेड है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दो स्ट्रैंड लीजिए, उनको रख दीजिए कि वो कितना जुड़ते हैं। जिनमें हायर डिग्री आपको रीएसोसिएशन की दिखाई देगी, आप समझ जाएंगे कि एक ही जो है एक ही स्पीसीज को बिलोंग कर सकते हैं, है ना। तो 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमल रहता है रीएसोसिएशन के लिए। बहुत सारी डिग्रीज बताती हैं कि कुछ स्ट्रेन जो हैं वो 70 to 100% रिलेटेड हमको देखने को मिलते हैं। ओके, रिलेटेडनेस जो होगी स्पीसीज के बीच में, वो 0 से भी 65 डिग्री तक आपको वेरी करती हुई दिखेगी। कैटेगरी फाउंड बिलो द लेवल ऑफ स्पीसीज जो है वो क्या है, स्ट्रेन है। अगर मैं कहूँ स्ट्रेन क्या है, तो स्ट्रेन को आप बोल देंगे कि स्ट्रेन इज द कैटेगरी फाउंड बिलो द लेवल ऑफ स्पीसीज, क्योंकि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ओके, सो स्ट्रेन इज द कैटेगरी फाउंड बिलो द लेवल ऑफ स्पीसीज। समझ के आप, बिलो द लेवल ऑफ स्पीसीज। चलिए, ओके। तो स्ट्रेन जो है वो इक्विवेलेंट होता है सब स्पीसीज के, एक तरह से समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है, डिसेंडेंट होते हैं सिंगल प्योर माइक्रोबियल कल्चर के। सो स्ट्रेन जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ, आप लिख सकते हैं कि ये क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिसेंडेंट्स of a single pure microbial culture, single pure microbial culture, right? ओके, चलिए, इतना हो गया बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन के बारे में। इतना तो आप बिल्कुल समझ गए। चलिए ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो ग्रुप का किस पे बेस्ड है, वो सिमिलैरिटी पे बेस्ड है, फेनेटिक सिस्टम है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे बेस्ड है, तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। पहले बात करते हैं फेनेटिक सिस्टम की, ठीक है। तो फेनेटिक सिस्टम जो है ये ग्रुप करता है ऑर्गेनिज्म को एक साथ बेस्ड ऑन म्यूचुअल फिनोटिपिक सिमिलैरिटीज। तो फेनेटिक सिस्टम जो है ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल फिनोटिपिक सिमिलैरिटीज, कि कितनी इनमें फिनोटिपिक सिमिलैरिटी हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये बेस्ड है म्यूचुअल फिनोटिपिक सिमिलैरिटीज पे, राइट। कि देखने में जो है ये बैक्टीरिया एक दूसरे से सिमिलैरिटीज, ओके, कितने सेम सेम है, समझ के आप कि कितनी जो है वो आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। ये जो टर्म फेनेटिक था, टर्म फेनेटिक जो था वो आपका केन एंड हैरिसन ने कॉइन किया था। टर्म जो फेनेटिक था वो किसने कॉइन किया था, वो केन एंड हैरिसन ने कॉइन किया था फेनेटिक टर्म, फाइन। जिसका मतलब होता है रिलेशनशिप बाय ओवरऑल सिमिलैरिटी। क्या मतलब है इस टर्म का, इस टर्म का मतलब है क्या बोल देंगे हम, चलिए बताइए क्या बताया मैंने कहा रिलेशनशिप बाय ओवरऑल सिमिलैरिटी, ओके, बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल कैरेक्टर्स विदाउट एनी वेइंग, कोई वे नहीं करेंगे,
और सीधा हम जितना कैरेक्टर हमको दिख रहे हैं सेम सेम उनके बेसिस पे ही बात करेंगे। तो लिख देंगे क्या, रिलेशनशिप बाय ओवरऑल सिमिलैरिटी। ये मतलब होता है आपका इसका फेनेटिक का। ओके, रिलेशनशिप बाय ओवरऑल सिमिलैरिटी। फेनेटिक सिस्टम जो है वो पॉसिबल इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिवील तो कर सकता है, लेकिन ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पे डिपेंडेंट नहीं है। और जो मोस्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं वो फेवर करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। ये बेस्ड है ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, राइट। ओके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। कौन सा क्या फेनेटिक आया, फेनेटिक बता सकता है, देखिए फेनेटिक जो है वो बता सकता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन फिर भी ये इसके बारे में बात नहीं करता है। ओके, तो मेजर कॉन्स्ट्रेंट जो देखने को मिलता है इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम इन बैक्टीरिया वो होता है कि लैक ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। ओके, सो सबसे बड़ी रुकावट आती है, कॉन्स्ट्रेंट जो आप बोल देंगे इस सिस्टम के लिए, कॉन्स्ट्रेंट क्या आ जाएगा, लैक ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, लैक ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास सही से भाई, फॉसिल रिकॉर्ड तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम को पता करना मुश्किल हो जाता है। बट कंपैरिजन जो होता है जेनेटिक मटेरियल का एंड जीन प्रोडक्ट का, उससे ये ओवरकम हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, ओवरकम कैसे हो गई ये प्रॉब्लम, हम ये प्रॉब्लम ओवरकम हो गई बाय कंपैरिजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड जीन्स प्रोडक्ट। ओके, बाय कंपैरिजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड जीन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को जो है वो ओवरकम कर लिया गया बाय कंपैरिजन ऑफ जेनेटिक, बताइए जेनेटिक क्या, मटेरियल एंड जीन प्रोडक्ट। ओके, समझ गए ना आप। क्या फेनेटिक में आपको ऐसा लैक ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड की कोई देखने को मिलना था, कोई मतलब उसकी जरूरत थी आपको देखने की, तो उसको आपको ऐसा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी। बट ये फॉसिल रिकॉर्ड नहीं था तो हमने जेनेटिक मटेरियल से ही देख लिया। ओके, टोटल जो डीएनए होता है बैक्टीरिया में उसको कंपेयर किया जा सकता है दूसरे बैक्टीरिया पे। 5 फैक्टर्स जो हैं वो बैक्टीरिया की रिलेटेडनेस के लिए यूज किए जाते हैं। 5 फैक्टर्स जो हैं वो बताते हैं बैक्टीरिया की रिलेटेडनेस। क्या बताते हैं, बैक्टीरिया की रिलेटेडनेस को बताते हैं। बैक्टीरिया रिलेटेडनेस को देखने के लिए 5 फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं। पहला क्या आ गया, देखिए पहला आपके पास कौन सा फैक्टर आ जाएगा, ग्वानिन टू ग्वानिन साइटोसिन का कंटेंट कितना है। ठीक है, फिर डीएनए रीएसोसिएशन देखी जाएगी। ठीक है, मतलब डीएनए रिलेटेडनेस अंडर कंडीशन ऑप्टिमल फॉर डीएनए रीएसोसिएशन। ओके, तो डीएनए रीएसोसिएशन के लिए जो कंडीशंस ऑप्टिमल हैं उन पे देखा जाएगा कि डीएनए रिलेटेडनेस कितना है। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ रिलेटेड डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक, तो तीसरा फैक्टर क्या आ गया, थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, किसके लिए, ऑफ related DNA sequences, of related DNA sequences। समझ गए। ओके, उसके बाद आपका आ गया है सुप्रा ऑप्टिमल डीएनए एसोसिएशन। ठीक, क्या आ गया आपके पास, सुप्रा ऑप्टिमल डीएनए एसोसिएशन, ये ए है, सुप्रा ऑप्टिमल डीएनए एसोसिएशन। मैम एक बच गया, एक बच गया, डीएनए रीएसोसिएशन लिख दीजिएगा आप। ओके, एक बच गया मैम, 4 ही हुए। तो पांचवा आपके पास आ जाएगा जीनोम साइज। पांचवा आपके पास कौन सा आ जाता है, पांचवा आपके पास आ जाता है जीनोम का साइज। समझ के आप, चलिए अब जनरल फीचर देखेंगे हम इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल ग्रुप्स के। तो सब देखिए जनरल फीचर जो होंगे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल ग्रुप्स के वो क्या क्या होंगे। पहले बात करते हैं हम रिकेट्सियस की। ओके, किसकी बात करेंगे हम, रिकेट्सियस की बात करेंगे भाई। ओके, आई एम सॉरी, फाइन। ओके, रिकेट्सियस की बात करेंगे, उसके साथ ही हम बात करेंगे क्लेमाइडाई की। किसकी बात, दोनों की बात एक साथ करनी है कि अलग अलग करनी है, बताइए। चलिए हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, एक साथ हम इनकी बात नहीं करते हैं, तो हम इनकी बात को जो है वो अलग अलग ही करेंगे। ठीक है, तो चलो ये हो गया गायब, चला, चलिए ठीक है।
तो पहले बात करेंगे हम रिकेट्सियस की। रिकेट्सियस, ओके। तो ये आपका एस ही है, बहुत ही गंदा एस है मैम। तो रिकेट्सियस ये है आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। रिकेट्सियस है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कैसे हैं? नॉन मोटाइल हैं, ठीक। और कैसे हैं मैम बताओ? ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स हैं, मतलब सेल के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स हैं, सेल के बाहर ये नहीं रह सकते हैं। ओके, ये इनका नाम जो है इनके डिस्कवरर के नाम पे दिया गया है, रिकेट उनका नाम था। तो ये इनके पैरासाइट्स जो हैं मोस्टली कौन से होते हैं? अगर मैं इनके पैरासाइट्स की बात करूंगी तो इनके पैरासाइट्स हैं मोस्टली वर्टिब्रेट्स। ओके, अब इनके वेक्टर्स जो हैं वो कौन से होते हैं? अगर मैं अब इनके वेक्टर्स की बात करूंगी तो इनके वेक्टर्स हैं जैसे कि फ्लीस, ओके, लाइस, टिक्स एटसेट्रा, है ना, माइट्स एटसेट्रा। फाइन। अब इसका कॉजेटिव एजेंट्स जो है वो क्या होगा? हम इसके कॉजेटिव एजेंट की बात भी करेंगे, तो इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो आपके पास हो जाएगा रिकेट्सियस टाइफाई। ओके, चलिए रॉकी, अब ये क्या क्या जो है वो काउस कट ऑफ, देखिए ये काउस क्या कर सकता है? डिजीज काउस कौन कौन सी होती हैं एग्जैक्टली? ओके, डिजीज काउस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? टाइफस फीवर सुना है ना? तो एक हो गया आपके पास क्या, टाइफस फीवर हो गया। फिर आपके पास क्यू फीवर हो गया, याद नाम याद रखने हैं ये नाम, क्यू फीवर हो गया। फिर आपके पास स्पॉटेड फीवर हो गया, है ना। चलिए ये आपने पढ़ लिया, फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं क्लेमाइडाई की। क्लेमाइडाई, क्लेमाइडियाई, ओके, क्लेमाइडियाई समझ के, क्लेमाइडियाई। चलिए ठीक है। अब क्लेमाइडियाई जो है ये रिकेट्सियस की तरह ही है, मतलब ये भी ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही है, समझ के। इनके पास दे हैव, ये मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने बोल दिया कि जो रिकेट्सियस में है वही इसमें भी है, ठीक। इसमें आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? एक ही क्लास देखने को मिलेगी, एक ही ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 फैमिलीज जो हैं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और 6 जो हैं वो आपको जेनेरा देखने को मिलेंगे, ठीक है। 6 जेनेरा में क्लेमाइडिया को सबसे अच्छे से पढ़ा गया है। क्लेमाइडिया जो है वो डिपेंडेंट होते हैं होस्ट सेल पे टू सप्लाई देम विद एटीपी एंड अदर इंटरमीडिएट। तो इनको क्या चाहिए? दे रिक्वायर एटीपी, दे रिक्वायर एटीपी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड अदर इंटरमीडिएट्स, हम बोल सकते हैं अदर इंटरमीडिएट्स फ्रॉम देयर होस्ट सेल्स। इनको बहुत कुछ चाहिए होता है, ओके, फ्रॉम देयर होस्ट सेल्स। फाइन, ओके मैम, समझ गए हम इतना, ठीक है। अब क्लेमाइडियल जो है ये उस पर डिपेंडेंट है, बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑन योर होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी। इनको जो है वो वायरसेस भी कहा गया, बट इनके पास सेल वॉल भी है, ठीक है। इनके पास वैक्यूल जैसा साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल भी है। इनके पास और क्या है बताइए? डीएनए भी है, ठीक है। इनके पास आरएनए भी है, इनके पास राइबोसोम भी है, ठीक है। तो ये वायरसेस नहीं है, ओके, क्योंकि इनके पास ये सब है तो ये वायरसेस जो हैं ये नहीं कहलाएंगे। हेमाइडियल सेल रिप्रोड्यूस करती हैं साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल में। कहाँ रिप्रोड्यूस करती हैं एग्जैक्टली ये नहीं कहूंगी कि इनके पास वैक्यूल है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, मुझे लगा कि स्पेसिफिक फीचर है, मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी बातें आती है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये पैरासाइट है, ठीक है। तो ये जो है ये साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल में क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि दे रिप्रोड्यूस इन रिप्रोड्यूस इन साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल। फाइन, ओके मैम, अब फाइन है, ठीक है। तो इनको क्यों कहा गया था भाई? इनको
और क्या कहा था आपने, इनको आपने बताइए क्या कहा था, बताइए, वायरस कहा था। चलिए, तो इनकी लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होती हैं, तो आप बोल सकते हैं दो स्टेजेस जो हैं आपको इनकी लाइफ साइकिल में देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी? इन्फेक्शियस पार्टिकल, जिसको एलिमेंट्री बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो एक हो गया इन्फेक्शियस पार्टिकल, और इन्फेक्शियस पार्टिकल को ही आप क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल को ही आप एलिमेंट्री बॉडी कहते हैं, है ना। इसी को आप कहते हैं एलिमेंट्री बॉडी। और दूसरा आपके पास आता है रेटिकुलेट बॉडी, और इसको आप इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिप्रोडक्टिव फॉर्म बोल सकते हैं। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिप्रोडक्टिव फॉर्म, ओके, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक रिप्रोडक्टिव फॉर्म है। और इसको आप और क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट बॉडी, रेटिकुलेट बॉडी, समझ गए। तो देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी रेटिकुलेट बॉडी की, एलिमेंट्री की कम होगी। इन्फेक्शियस जो है वो एलिमेंट्री बॉडी जो है वो इन्फेक्शियस होगी, रेटिकुलेट बॉडी इन्फेक्शियस नहीं होगी। ट्रिप्सिन के डाइजेशन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिप्सिन के डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री बॉडी रेजिस्टेंट होती है और ये सेंसिटिव होती है, समझ के। अडेप्टेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सर्वाइवल के लिए होता है एलिमेंट्री बॉडी में, यहाँ इंट्रा सेलुलर सर्वाइवल के लिए होता है। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे हम तो ये फ्रेजाइल होता है, रेटिकुलेट बॉडी, एलिमेंट्री बॉडी थोड़ा रिजिड होता है। आपको बड़ा साइज का रेटिकुलेट बॉडी जो है वो देखने को मिलता है, समझ के आप। चलिए, तो ये कंपैरिजन देख लेंगे आप टिपिकल बैक्टीरिया में, रिकेट्सियस क्लेमाइडिया में और वायरस में। इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया पैरासाइट है, टिपिकल बैक्टीरिया नहीं, ओके। रिकेट्सियस यस, वायरसेस भी यस। बाइनरी फिजन जो है आपको क्लेमाइडिया, रिकेट्सियस और टिपिकल बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, वायरसेस में नहीं देखने को मिलता है। डीएनए आरएनए बैक्टीरिया में भी दोनों होते हैं, क्लेमाइडियसिस में भी दोनों होते हैं। डीएनए वायरस में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। राइबोसोम्स बैक्टीरिया में होते हैं, रिकेट्सियस और क्लेमाइडिया में होते हैं, वायरसेस में नहीं होते हैं। सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, तो ये दोनों ही एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव है, वायरस पे कोई इफेक्ट नहीं है। सेंसिटिव टू इंटरफेरॉन, तो सिर्फ वायरस ही इंटरफेरॉन के लिए सेंसिटिव है। हो गया। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्टिनोमाइसिटिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम? एक्टिनोमाइसिटिस के बारे में पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्लास आप बैक्टीरिया की पढ़ रहे हैं वो है एक्टिनोमाइसिटिस। अब एक्टिनोमाइसिटिस जो है ये क्या है? ये हैं आपके पास एरोबिक होंगे, ओके। पहले ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव थे, अब कैसे हैं? ग्राम पॉजिटिव की बात कर रही हूं। ये आपके पास मोल्ड लाइक बैक्टीरिया होते हैं। किसके लाइक? मोल्ड, MOLD लिख लीजिए या MOULD, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मोल्ड लाइक बैक्टीरिया जो हैं ये होंगे आपके पास, मतलब इनके पास हाइफे भी होते हैं, ठीक है। हाइफे जैसे कि किसमें होते हैं, और इनके पास स्पोर्स भी होते हैं, जैसे कि कोनिडियोस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये जो क्लासिफिकेशन है एक्टिनोमाइसिटिस की, ये प्राइमरी बेस्ड है कि इनका कोनिडिया का अरेंजमेंट कैसा है, इनमें स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियम है कि नहीं, सेल वॉल टाइप है कि नहीं। मोस्टली ये क्या होंगे, मोस्टली आपको ये नॉन मोटाइल देखने को मिलते हैं, ओके। तो जब भी इनके पास मोटिलिटी होगी मतलब फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे लूंगी तो स्ट्रेप्टोमाइसिस इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है वो क्या है? एक्टिनोमाइसिटिस का मेंबर है। मेंबर जो होते हैं इस जेनरा के वो स्ट्रिक्ट एरोब होते हैं, एरोबिक। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है? एरोब है। मोस्टली नॉन पैथोजेनिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, और इनमें चेन मिलेंगी आपको नॉन मोटाइल कॉनिडिया की देखने में स्ट्रेप्टोमाइसिस में। नेचुरल हैबिटेट जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस का वो सोइल में होता है, ओके। और ओडर जो होता है मॉइस्ट सोइल में, वो इसकी वोलेटाइल सब्सटेंसेस जियोसिन, आपको जियोस्मिन, जियोस्मिन एक वोलेटाइल सब्सटेंस है जो निकलता है कहाँ से? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। और इसी की वजह से वोलेटाइल, जो ये एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, और इसी की वजह से सॉइल में, जो मॉइस्ट सॉइल में जो रहता है ओडर, तो हम वो इसकी वजह से होता है। तो आप लिख देंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डर
odor, not order, responsible for odor in moist soil. चलिए, आप समझ के इतना सारा, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनती हैं, क्लोराम्फेनिकोल, इथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, फिर आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कल ही आपने पढ़ी हैं और आप समझ भी गए हैं इनको। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पाइरोकीट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइरोकीट्स के बारे में। ठीक है, तो स्पाइरोकीट्स जो है वो क्या है, ये बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है वो कैसा कैसा है। जैसे रिकेट्सियस ए ग्रुप है, क्लेमाइडियाई का ए ग्रुप है, एक्टिनोमाइसिटिस ए ग्रुप है, स्पाइरोकीट्स जो है वो ए ग्रुप है। ठीक, तो एक्टिनोमाइसिटिस क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। स्पाइरोकीट्स जो है ये ग्राम नेगेटिव है। स्पाइरोकीट्स कैसे हैं, ग्राम नेगेटिव है, कीमो हिटीरोट्रोपिक बैक्टीरिया है, कीमो हिटीरोट्रोपिक बैक्टीरिया है। ठीक है, स्लैंडर होते हैं, लॉन्ग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास फ्लेक्सिबल हेलिकल शेप होगी। तो लॉन्ग फ्लेक्सिबल हेलिकल होंगे, कैसे होंगे, लॉन्ग फ्लेक्सिबल होंगे एंड हेलिकल होंगे। समझ के, लॉन्ग फ्लेक्सिबल हेलिकल है। ठीक है, इनमें रोटेटिंग फ्लैजला आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो लिख देंगे आप लैक एक्सटर्नल रोटेटिंग फ्लैजला, लैक एक्सटर्नल रोटेटिंग फ्लैजला। समझ गए आप, तो इनमें एक्सटर्नल रोटेटिंग फ्लैजला जो है वो नहीं देखने को मिलता है। ओके, क्रीपिंग क्रॉलिंग मूवमेंट आपको इनमें देखने को मिलती है, तो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मूवमेंट। ठीक है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मूवमेंट जो है आपको इनमें देखने को मिलेगी। चलिए, समझ गए आप। ठीक है, इनका जो यूनिक पैटर्न होता है मोटिलिटी का, वो इनके अनयूजुअल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि एक्सियल फिलामेंट की वजह से होता है। तो इनके पास एक्सियल फिलामेंट जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनका इस तरह का हैबिट रहता है। ओके, और जो सेंट्रल प्रोटोप्लास्टिक सिलेंडर है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियाइड होता है, वो रहता है बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल होती है। दो और मोर देन 100 प्रोकैरियोटिक फ्लैजला जो हैं उनको एक्सियल फिलामेंट और पेरिप्लाज्मिक फ्लैजला कहा जाता है, और एक्सटेंड करते हैं वो सिलेंडर के दोनों तरफ से। ओके, होल कॉम्प्लेक्स जो होगा पेरिप्लाज्मिक फ्लैजला का, वो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेगा। आउटर मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल लूंगी मैं स्पाइरोकीट का। तो आपने ट्रैपोनीमा पैलिडम सुना होगा, ट्रैपोनीमा पैलिडम क्या काउज करता है, ट्रैपोनीमा पैलिडम बताइए। ट्रैपोनीमा पैलिडम काउज करता है साइफिलिस, सुना है ना नाम। तो ट्रैपोनीमा ये पैलिडम जो है वो साइफिलिस काउज करता है। फिर लाइम डिजीज, बोरीलिया मैंने बताया था। स्पाइरो वो भी एक किसका एग्जाम्पल है, बोरीलिया भी स्पाइरोकीट का ही एग्जाम्पल है, जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर, लास्ट टू लास्ट में ही बताया होगा कि ये क्या काउज करता है, ये लाइम डिजीज जो है वो काउज करता है। तो ये हो गया आपके स्पाइरोकीट्स। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है, एंड साइनोबैक्टीरिया। उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप उनके बारे में जानते हैं। मैंने पहले भी आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया है, और साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं अकाइनीड्स, देखिए अकाइनीड्स क्या, उनमें कुछ स्पीसीज में अकाइनीड्स भी बनेंगे जो अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे साइनोबैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको साइनोबैक्टीरिया में हार्मोगोनिया भी देखने को मिलेंगे। तो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में फ्रेगमेंटेशन होती है। ओके, तो अमंग द फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया फ्रेगमेंटेशन ऑफ फिलामेंट फॉर्म मोटाइल हार्मोगोनिया, और काइनेट भी फॉर्म होगा। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया में अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं होता है, तो वो उनमें फुली फंक्शनल सिट्रिक एसिड साइकिल भी आपको नहीं देखने को मिलती है। ये हेटेरोसिस की वजह से क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। इतना सब जान लिया आपने, और आपको पहले भी पता है ना। तो अब नेक्स्ट आपका आता है आर्किया के बारे में जान लीजिए। ठीक है, आर्किया का मेन डिफरेंस क्या है, आर्किया की मेनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रो यूकैरियोट्स की तरह है, लेकिन वो एक प्रोकैरियोट है क्योंकि इसमें ट्रू वॉल नहीं होती है। आपको देखिए, आपको पता है कि सेल वॉल जो है वो अलग होता है, किसका, आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग होता है। ठीक है, बाकी इसमें ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स जो हैं वो बैक्टीरिया की तरह ही पाए जाते हैं। बैक्टीरिया
आर्कीबैक्टीरिया 3 डोमेन है, यूकेरियोट्स जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, फंजाई आता है। ठीक है, तो आर्कीबैक्टीरिया जो है वो आपको देखिए इनमें प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो है बैक्टीरिया में भी नहीं है, आर्कीबैक्टीरिया में भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी दोनों में ही एब्सेंट है। सेल वॉल बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं जिसमें म्यूरामिक एसिड होगा, और आर्किया में वैरायटी ऑफ टाइप होगी सेल वॉल, लेकिन म्यूरामिक एसिड नहीं होगा। मेम्ब्रेन लिपिड में एस्टर लिंक्ड स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, इनमें ईथर लिंक्ड होंगे, और ब्रांच एलिफेटिक चेन्स जो हैं वो लिपिड्स में देखने को मिलती हैं। ट्रांसफर आर्म में थायमिन उसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें कोई थायमिन प्रेजेंट नहीं रहता है इन ट्रांसफर आरएनए में, जबकि आपको ये आर्म जो है वो टी साइज सी आर्म देखने को मिलती है। नो फॉर्मल मिथ्योनिन कैरिड बाय इनिशिएटर टीआरएनए, और मिथ्योनिन जो है वो इनिशिएटर टीआरएनए में रहती है। राइबोसोम्स की बात करते हैं, इलांगेशन फैक्टर 2 डज नॉट रिएक्ट विद डिप्थीरिया टॉक्सिन, और यहाँ आर्कीबैक्टीरिया में रिएक्ट करता है। सेंसिटिविटी बैक्टीरिया में होती है क्लोराम्फेनिकोल के लिए, आर्कीबैक्टीरिया में नहीं होती है। एरिस्टोमाइसिन के लिए बैक्टीरिया इनसेंसिटिव है, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया सेंसिटिव है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो एक ही होगा बैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज बहुत सारी होंगे। ओके, मतलब रिम्फेंसिन सेंसिटिव के लिए सेंसिटिव होगा बैक्टीरिया में, इनसेंसिटिव होगा आर्कीबैक्टीरिया में। पॉलीमरेज 2 टाइप प्रोमोटर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। मिथानोजेनेसिस नहीं होगा बैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया में होगा। क्लोरोफिल जो है बेस्ड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में होगी, आर्कीबैक्टीरिया में आपको देखने को इस तरह की फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगी। उसके साथ ही मेजर ग्रुप्स होते हैं आर्कीबैक्टीरिया के, आपने सुने ही होंगे, मिथानोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, बेसिक नाम है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की। तो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो हैं एग्जैक्टली बैक्टीरियल टॉक्सिन क्या होते हैं, मतलब टॉक्सिन का मतलब क्या है, टॉक्सिन का मतलब होता है आपके पास पॉइजन, है ना। तो ये एक क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है होस्ट को। ठीक, टॉक्सिन जो है डिजीजेस पैदा कर सकते हैं। कई बार आप टर्म सुनते हैं इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, तो जो डिजीज टॉक्सिन के बॉडी में आने से होती है तो हम उसको इंटॉक्सिकेशन बोल देते हैं। आपने टॉक्सीमिया भी सुना होगा। टॉक्सीमिया एक कंडीशन है जो टॉक्सिन के ब्लड में होने की वजह से होती है। ओके, तो आप एक्सोटॉक्सिन पढ़ते हैं, आप एंडोटॉक्सिन पढ़ते हैं, तो देखिए तो सोर्स क्या रहेगा एक्सोटॉक्सिन का। तो कुछ स्पीसीज हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की और ग्राम नेगेटिव जो प्रोड्यूस करती हैं, और एंडोटॉक्सिन जो है मोस्टली सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से आते हैं। क्या सेल सिक्रीट करती है एक्सोटॉक्सिन को, तो नहीं। एंडोटॉक्सिन को यस, आई एम सॉरी, यस। तो एक्सोटॉक्सिन्स जो हैं वो सेल से सिक्रीट होते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन्स जो हैं वो सेल से सिक्रीट नहीं होते हैं। केमिकल नेचर की बात करते हैं तो एक्सोटॉक्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड हैं, और एंडोटॉक्सिन जो हैं वो लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। लोकेशन की बात करते हैं तो एक्सोटॉक्सिन हमको प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलेंगे, एंडोटॉक्सिन आपको बैक्टीरियल क्रोमोसोम में देखने को मिलेगी। टॉक्सिसिटी बहुत हाई होती है एक्सोटॉक्सिन की, एंडोटॉक्सिन की लो होती है। एंटीजेनिसिटी इनका ये हाई टेटर इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज को जो है वो इंड्यूस करते हैं, और एंटीटॉक्सिन्स जिनको कहा जाता है, और ये एंडोटॉक्सिन उतना एंटीजेनिक नहीं होते हैं। अब वैक्सीन जो है एक्सोटॉक्सिन से, टॉक्सोइड वैक्सीन वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक्सोइड्स बोले जाएंगे तो एक्सोटॉक्सिन से जो वैक्सीन बनाई जाती हैं उनको टॉक्सोइड्स कहते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन से आप ऐसा कुछ भी नहीं फॉर्म कर सकते हैं। इनको 60 डिग्री सेल्सियस पे ही आप एक्सोटॉक्सिन्स को जो है वो डिग्रेड कर देंगे, जबकि एंडोटॉक्सिन्स को आप नहीं कर सकते हैं, है ना, समझ गया। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन की बात करूं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होंगे आपके पास। टाइप्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सोटॉक्सिन, तो एक्सोटॉक्सिन के टाइप्स जो हैं वो क्या क्या आ जाते हैं। एक आपके पास आ जाता है न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है, दूसरा आपके पास आ जाता है एंटीरोटॉक्सिन, ठीक है, तीसरा आपके पास आ जाता है साइटोटॉक्सिन। अब नाम बता रहा है कि क्या क्या होगा।
न्यूरोटॉक्सिन जो है वो नर्व टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, एंटीरो जो है इंटेस्टिनल म्यूकोसा को, और साइटोटॉक्सिन जो है वो जनरल टिश्यू को अफेक्ट करते हैं। टॉक्सिन जो है वो एक्ट करते हैं फ्रॉम द सेल सरफेस एज वेल। ठीक है, तो टॉक्सिन जो है हम बोल सकते हैं कि टॉक्सिन जो है वो क्या कर सकते हैं, टॉक्सिन कैन एक्ट फ्रॉम द सेल सरफेस ऑल्सो, है ना। तो टॉक्सिन दैट एक्ट फ्रॉम द सेल सरफेस। अब ऐसे जो टॉक्सिन होंगे वो क्या ही कर लेंगे भाई, पूछो उनसे कि क्या कर लोगे तुम अगर सेल सरफेस से एक्ट करोगे। ठीक है, जो सेल सरफेस से एक्ट करते हैं वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ ऑन द सेल सरफेस, और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे को, जैसे ये एक सेल है ना, तो यहाँ पे सेल सरफेस पे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिसेप्टर की तरह हो जाएगा। और ये अगर टॉक्सिन्स है तो ठीक है, और ये क्या है, टॉक्सिन है, सेल की रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक, सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ, और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को कर पाएगा। सुप्रा एंटीजन जो हैं वो बहुत सारी बैक्टीरिया बनाते हैं, और बेक्स सुप्रा एंटीजन जो हैं वो होते हैं स्टेफाइलोकोकस, जो आपके पास स्टेफाइलोकोकस, आपने नाम सुना होगा स्टेफाइलोकोकस का। स्टेफाइलोकोकस जो है उसके आपको बेस्ट क्या देखने को मिलते हैं, बेस्ट स्टडीड जो है वो सुप्रा एंटीजेंस जो हैं वो स्टेफाइलोकोकस के ही आपको देखने को मिलते हैं, सुप्रा एंटीजेंस। ओके, चलिए, सुप्रा एंटीजेंस क्या करते हैं, सुप्रा एंटीजेंस को हम कहें तो ये ब्रिज करते हैं किसको, ये ब्रिज करते हैं, ये जोड़ देंगे आपकी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास 2 की प्रोटीन को किसके साथ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे, है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग cells. Okay, so supra-antigen bridge the major histocompatibility class 2 protein on antigen presenting cells with the T cell receptor. Okay, with T cell receptor, तो मतलब ये हो गया T cell रिसेप्टर, सब कुछ ये कॉम्प्लेक्स की तरफ बन गया समझ लो। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ टी सेल, अब ये किसके सरफेस पे है, टी सेल पे। ठीक, तो इससे क्या होगा, 30% जो टी सेल्स होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा साइटोकाइन को रिलीज करेंगी। क्या रिलीज होगा, साइटोकाइंस जो है वो बहुत सारे रिलीज होंगे, और इससे टॉक्सिक शॉक जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉक्सिक शॉक जो है वो प्रोड्यूस होगा। वैसे ही फिर मैम्ब्रेन डैमेजिंग भी होते हैं आपके पास टॉक्सिन्स, मैम्ब्रेन डैमेजिंग रहेंगे, ए बी टॉक्सिन्स रहेंगे। मैम्ब्रेन डैमेजिंग जो है वो चैनल फॉर्म करेंगे, या फिर तो ऐसे टॉक्सिन्स होंगे जो एंजाइमेटिकली डैमेज कर सकते हैं मैम्ब्रेन को। अगर जैसे मैंने कहा ए बी टॉक्सिन, मैंने कहा तो जैसे ए बी जो है वो मैम्ब्रेन के साथ जुड़ेगा, ए जो है वो अंदर एंजाइम की तरह काम करेगा। एक ए एंजाइम की तरह काम कर सकता है ए बी टॉक्सिन का, ए जो है वो एंजाइम की तरह काम कर सकता है, लेकिन उसमें बाइंडिंग कैपेबिलिटी जो है वो नहीं होंगी। तो देख लीजिए आप, बैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव डिजीज और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया डिप्थीरिया डिजीज काउज करता है, इलोंगेशन फैक्टर 2 को एडीपी राइबोसाइलेशन द्वारा इनएक्टिवेट करता है। ओके, कॉरिन बैक्टीरिया डिप्थीरिया कैसे बीमारी काउज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो टेटनस काउज करता है, ये आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन को की रिलीज को ब्लॉक कर देता है। ठीक, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनिकम बोट्यूलिज्म काउज करता है एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बंद करके। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस जो है वो गैस गैंग्रीन डिजीज काउज करता है। अल्फा टॉक्सिन जो है वो एक लेसिथिनेज है, यानी कि वो क्या कर देगा, अल्फा और ए बी मैंने बताया ना आपको, तो अल्फा टॉक्सिन जो है वो एक लेसिथिनेज, लेसिथिन होता है लिपिड मेम्ब्रेन में, उसको खत्म कर देता है। बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो एंथ्रेक्स काउज करता है, वन ऑफ द टॉक्सिन, और ये एक अल्डिहाइड साइक्लेज है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो टॉक्सिक शॉक प्रोड्यूस करता है, बाइंड करता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स 2 के साथ, इंड्यूस करता है इंटरल्यूकिन 1 को इंटरल्यूकिन 2 को। स्टेफाइलोकोकस पायरोजिन स्कारलेट फीवर काउज करता है, रीजन इसका, मोड ऑफ एक्शन इसका अननोन है। इश्चेरिशिया कोलाई वाटर डायरिया काउज कर सकता है, लेबाइल टॉक्सिन है, स्टिमुलेट करता है एडेनाइड साइक्लेज को एडीपी राइबोसाइलेशन द्वारा, और स्टेबल टॉक्सिन है, स्टिमुलेट करेगा ग्वानिलाइड साइक्लेज को। ओके, अगर लेबाइल टॉक्सिन की फॉर्म है तो एक काम करेगा, स्टेबल की फॉर्म में है तो दूसरा। ब्लडी डायरिया भी जो है वो आपका एश्चेरिशिया कोलाई ही काउज करता है,
विरोटॉक्सिन इज साइटोटॉक्सिस टू एंटेरोसाइट्स। ओके, विब्रियो कॉलराई जो है, विब्रियो कॉलराई कॉलरा काउज करता है। एडिनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है एडीपी राइबोसाइलेशन द्वारा, ये सल्फा का राइबोसाइलेशन करता है। और बॉर्डेटिला प्रोड्यूसेस वूपिंग कफ करता है, स्टिमुलेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को बाय एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ जीआई अल्फा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो, बिल्कुल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डिटेल जो है पेड क्लासेस का आपकी स्ट्रीम्स पे है, यहाँ से भी आप 10% ऑफ ले सकते हैं। यूज करिए रेफरल कोड नेहा। ओके, और फॉलो करिए मैम को अनअकैडमी पे, वो बहुत अच्छी मेंटोर हैं, बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगी। उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम पे या बाकी कहीं ज्वाइन करने की